नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब ये देखने में आ रहा है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी है कितना छल कपट से कितने रूप बदलती है। कुछ दिन पहले वो हिंदू एकता की बात करती थी और अब वो जातीय एकता की बात करती है और साथ ही साथ कहीं गुर्जर सम्मेलन तो कहीं निषाद सम्मेलन और देखिएगा कुछ ही दिनों में ब्राह्मण सम्मेलन भी करेगी, ठाकुर सम्मेलन भी करेगी, बनिया सम्मेलन भी करेगी, कुर्मी सम्मेलन भी करेगी। ठीक जो मायावती के पद चिन्हों के अनुसार। तो अब ऐसे लोगों पर हमारी आदरणीय भारतीय अवाम क्या यकीन करे कि जो अवसर के अनुसार, अपने स्वार्थों के अनुसार तरह तरह के रूप बदलते हैं, जो कि कभी कहते हैं हिंदू एकता, कभी कहते हैं जातीय एकता, कभी वो गुर्जर सम्मेलन करना, कभी जो है कुर्मी सम्मेलन करना, कभी निषाद सम्मेलन करना। ऐसे लोग और ऐसी भारतीय जनता पार्टी इस हमारी भारतीय समाज के लिए बहुत ही खतरनाक और कपटी और छलपूर्ण है। यही हमारी आदरणीय भारतीय अवाम को समझने की आवश्यकता है। और ध्यान रहे कि ये गुर्जर सम्मेलन, ये निषाद सम्मेलन कौन कर रहे थे? हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। देश को भूलना नहीं चाहिए, यही अमित शाह जी ही हैं जो हमारे सीए के नाम पर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की जो माताएं और बहनें देश विरोधी ताकतों के द्वारा शाहीन बाग में साजिशन और उनके भोले भाले मासूम दिमाग को जहरीकृत कर यानी उसमें जहर भर करके, पॉइजन करके वो देश विरोधी ताकतों ने जो ट्रैफिक की दृष्टिकोण से बहुत मार्मिक स्थल पड़ता है वहाँ पर उन सबों ने बिठा दिया था। किनको? हमारी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों तबके के माताओं और बहनों को, उनके मस्तिष्क को, उनके दिलो दिमाग को ये देश विरोधी ताकतें, समाज विरोधी ताकतें और उन ताकतों का वर्णन अक्सर भारतीय अवाम ताकत दल करता ही रहता है। ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडार चौकड़ी काकस और वाम दल इत्यादि जो है इन सबों ने उनको
झूठ और अफवाह के द्वारा उनके दिलो दिमाग में जहर भर करके और उन्हीं के कंधों पर अपने निहित स्वार्थ की बंदूक चलाने के लिए उन माताओं और बहनों को शाहीन बाग जैसे ट्रैफिक के लिहाज से बहुत मार्मिक स्थल पर बिठा दिया और महीनों महीनों वो बैठे रहे और उनके भ्रम का उनकी साजिश का शिकार बनती रही। यही अमित शाह जी हैं। इनकी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी नेता और कोई भी मंत्री वो शाहीन बाग में जाने की सोचा नहीं कि ये भी अपने देश की आदरणीय माताएं और बहनें हैं। यदि वो भ्रम का शिकार हो गई हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको समझाएं, उनसे निवेदन करें। अरे जो ताकतें उनको बरगला सकती हैं, उनमें झूठ और अफवाह का उनको शिकार बना सकती हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम यानी दुगनी बुद्धिमत्ता से, निवेदन से उनको सही बात उनके सामने रखें। सही बात आज वो भी आज जान गई है, लेकिन जिसमें वो शिकार बनी थी, समस्या वो थी। तो बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता, एक भी पदाधिकारी, एक भी नेता, एक भी मंत्री गया नहीं, जो कि उसका फर्ज बनता था। और दम बढ़ती है कि ये भारतीय जनता पार्टी के हम विश्व के जो सबसे बड़े पार्टी हैं, क्योंकि हमारे पास 12 करोड़ पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं और वहां पर नहीं दिखा जहां पर एक राष्ट्रीय प्रश्न था और एक राष्ट्रीय संकट था, नेशनल क्राइसिस थी। और ये मुट्ठी भर ये जेएनपीसी वाले, मुट्ठी भर वाम दल वाले वो झूठ और अफवाह फैला ले जाते हैं और हमारे खासकर इसी तबके को, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबकों को अब झूठ और अफवाह का शिकार बना ले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता वहां दिखता नहीं है। तो ये हमारे अमित शाह महोदय मैंने अपने किसी कार्यकर्ता को तो भेजे नहीं, अपने किसी नेता को तो भेजे नहीं, और कह रहे थे कि ऐसा इस तरह से वोट दो कि शाहीन बाग में करंट लग जाए। ये उनके कहने की मानसिकता है। देखिए, ऐसा है कि करंट लगेगा या नहीं लगेगा। और उसी प्रकार ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, अब्बा जान, भाई जान, ये कहने का कोई व्यंग नहीं है। ये उनकी जो है माइंडसेट, उनका जो दृष्टिकोण है उसको दर्शाता है। और ये दृष्टिकोण निश्चित तौर पर हमारे भारतीय समाज के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, बहुत ही घातक है। भारतीय जनता दल यही वो बताना चाहता है। तो यही अमित शाह महोदय हैं कि वो करंट लगाने की बात कर रहे थे हमारे उन माताओं और बहनों के लिए। और आज वो निषाद सम्मेलन कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि इस देश को चाहिए भारतीय एकता। जिस संविधान की शपथ लिए हैं, शपथ लेकर के वो अमित शाह महोदय केंद्रीय गृह मंत्री बने हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि वो संविधान कहता है हम भारत के लोग, हम भारतीय नागरिक। लेकिन शपथ लेने के बाद संविधान विरोधी हरकतें अमित शाह जैसे लोगों के द्वारा निषाद सम्मेलन को संबोधित करना। और इतना ही नहीं, सुनने में ये आया है कि ये महोदय ने शायद उसमें बोला है कि जातिवाद तो एक हकीकत है। अमित शाह महोदय, जातिवाद हकीकत नहीं है। जातिवाद का जहर बोलने वाले अमित शाह जैसे लोगों की हकीकत है।
इसके पहले वो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि जातिवाद एक हकीकत है। तो जान लीजिए, जातिवाद भी हकीकत है, संप्रदायवाद भी हकीकत है, सांप्रदायिकता भी एक हकीकत है, भाषावाद भी एक आप उनके अनुसार, और प्रांतवाद क्षेत्रवाद भी हकीकत है। महोदय, हकीकत नहीं है। इस भारतीय समाज के लिए जहर का हकीकत है, और जहर को फैलाने वाले अमित शाह जैसे लोग, वो भी केंद्रीय गृह मंत्री की हैसियत से, इसकी हकीकत है। और इसी हकीकत को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा देखें कि एक केंद्रीय गृह मंत्री होके, केंद्रीय गृह मंत्री जहां एक और शपथ लेकर के उस संविधान का जो कि कहता है कि हम सभी लोग भारतीय हैं, शपथ लेकर के वो गृह मंत्री बनता है, और वही कहता है कि जातिवाद एक हकीकत है। तो ऐसे मायावी और ऐसे झूठे और ऐसे धोखेबाज अमित शाह से और भारतीय जनता पार्टी से हमारे आदरणीय भारतीय अवाम सावधान रहे। वो जो राहुल गांधी है, दिन रात भारत के खिलाफ बयानबाजी, उसकी साजिशें भारतीय समाज के खिलाफ हर वक्त करता रहता है। उसको पूरी छूट ये अमित शाह जैसे लोग, केंद्रीय गृह मंत्री की क्षमता में श्री मोदी जी जैसे लोग प्रधानमंत्री की क्षमता में दिए हुए हैं कि हमेशा भारत के खिलाफ हमेशा बयानबाजी करता रहे। अभी हमारे यानी स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जो कि हमारी भारतीय सेना के लिए, हमारे भारत के लिए पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। कुछ देश के गद्दार जो है उनकी मृत्यु पर जो है खुशियां माने जताते हुए ट्वीट किया था, और उनमें अक्सर देखा गया था कि वो जेएनपीसी के ही थे। यह अमित शाह महोदय को मालूम है कि गद्दार कौन है, लेकिन जानते हुए अमित शाह जैसे लोग और ये मोदी जैसे लोग उन गद्दारों को बचाते हैं, उन गद्दारों को बचाते हैं। और सबसे बड़ा जो है, जो इस देश का इसमें वर्तमान में सबसे बड़ा गद्दार है राहुल गांधी, जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी का। उसको पूरी सुविधा, पूरी सहूलियत और पूरा प्रेफरेंस और सभी फैसिलिटीज दिए हुए हैं श्री मोदी जी, हमारे माननीय ये प्रधानमंत्री, और केंद्रीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी। और वो शत्रुता निभा रहे हैं इस भारतीय अवाम ताकत दल की मुहिम से, भारतीय अवाम ताकत दल से, जो कि देश में एकता लाने की कोशिश में लगा हुआ है, देश में भारतीयता के आधार पर एकता लाने की कोशिश में लगा हुआ है। और ये मुखौटा पहनते हैं राष्ट्रवाद का, और सम्मेलन करते हैं निषाद का, सम्मेलन करते हैं गुर्जर का, सम्मेलन करेंगे ब्राह्मण का, सम्मेलन करेंगे कुर्मी का। मुखौटा इनका रहेगा राष्ट्रवाद का, भारतीय एकता को तोड़ने वाला। तो इस असलियत को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम बहुत ध्यान से देखें। इनको देखिए, इन सारी बातों का लबे लुबाब यही है। वैसे तो इनकी जो करतूतें हैं, इनकी फितरत को जैसे मैंने वाक़या होगा, भारतीय अवाम ताकत दल या मैं अपनी अवाम को हम बताते रहेंगे, लेकिन सावधान आपको होना है। और वो सावधानी कि इनको नष्ट में नाबूद करना है राजनीतिक रूप से, भारतीय जनता पार्टी को जड़ से। और जब तक ये जड़ से समाप्त नहीं होगी,
तो जीएनपीसी भी जड़ से समाप्त नहीं होगी। अब तो स्पष्ट हो गया कि इस जीएनपीसी को अमृत देने वाली, आप लोगों ने सुना होगा और रामायण देखी होगी, खास करके जो रामानंद सागर वाली जो रामायण थी उसमें भी देखा होगा कि जब अंतिम वक्त में प्रभु राम की और रावण से युद्ध हो रहा था, प्रभु राम रावण पर बाण प्रहार कर रहे थे, उसका सिर काट रहे थे। तो उसका एक सिर काटते थे तब तक दूसरा निकल आता था, दूसरा काटते थे तो तीसरा निकल आता था। तो प्रभु श्री राम जो है वो हैरान हो गए। तो विभीषण ने बताया कि प्रभु ये मरेगा नहीं। तो उन्होंने पूछा क्यों? कहें कि इसकी नाभि में वो अमृत है, जब तक आप सुखाएंगे नहीं तब तक ये जितने भी आप सिर काटेंगे वो सिर वो निकलता जाएगा। तो सबसे पहले आप उस अमृत को सुखाइए। और प्रभु श्री राम ने वही किया, उसके रावण के नाभि से अमृत सुखाया, प्रहार किया, तब इसके बाद ध्वस्त हुआ। तो इस जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांद्रा चौकड़ी काकस, जो कि इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप संगठन है, जब से इसका जन्म हुआ 1885 से अब तक, और अब जो है इस जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांद्रा चौकड़ी काकस का को अमृत देने वाला ये भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है। तो यदि जीएनपीसी को मारना है, उसको समाप्त करना है, तो भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करना जरूरी है। कल एक चर्चा हो रही थी कि कोई रमेश कुमार हैं, इस जीएनपीसी के कांग्रेस के एमएलए कर्नाटक में, कुछ ऐसी बातें कह रहे थे जिसका उच्चारण जो है मेरे बस का नहीं है, और मैं ऐसा वो कह सकता हूं। लेकिन वो बातें कर रहे थे जो कि हमारे जो आदरणीय भारतीय माताएं और बहनें हैं उनके लिए बहुत बहुत बड़ा अपराध है। और ये भी देखा गया कि जब वो रमेश कुमार ने कहा, तो जो विधानसभा अध्यक्ष, कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष जो कि बीजेपी के थे, वो हंस रहे थे। अब सवाल यह होता कि बीजेपी अपने विधानसभा अध्यक्ष को बचा रही थी कि वो किन बातों पर हंस रहे थे, और जीएनपीसी अपने रमेश कुमार को रमेश कुमार ने कोई रमेश करके, रमेश कुमार नहीं रमेश हैं, को बचा रहे थे कि उन्होंने माफी मांग ली। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि बीजेपी अपने विधानसभा अध्यक्ष को बचा रही है और ये माफी मंगवा करके, और लोग तो जो चोरनी है प्रियंका गांधी, उससे कह रहे थे कि भाई अब तुम आप बोलो, तुम तो महिला हो, और उसको याद दिला रहे थे कि तुमने एक बार बोला था कि मैं महिला हूं, लड़ सकती हूं। तो पहले तो तुम अपने ही पार्टी से लड़ो, जो कि हमारी आदरणीय माताओं और बहनों के प्रति इतनी कलुषित भावना, इतनी गंदी भावना, इतनी घिनौनी भावना रखते हैं। देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों और हमारे आदरणीय भारतीय अवाम, इसको जरा समझिए कि इनके मन में ये कलुषित भावना होती ही है, उसकी मवाद होती है। वो भिन्न भिन्न मौकों पर वो फूट करके वो मवाद जो है, वो जो पस जो है वो निकलता रहता है, और अलग अलग जब समय पर निकलता है तो अलग अलग तमाम हो हल्ला मीडिया तमाम करता रहता है। लेकिन मीडिया के लोग कभी नहीं सोचते कि इसका समाधान क्या है। भारतीय जनता दल की एक विशेषता है
जो कि बताना जरूरी है, भारतीय अवाम ताकत दल इसमें विश्वास नहीं रखता है कि कोई बात आए और उसका वर्णन किया, अपने पक्ष में वोट कैसे बटोरा जाए, इसके लिए जो है तमाम यानी वो उसको जगाया और फिर चल दिया। भारतीय अवाम ताकत दल इसमें भी विश्वास नहीं करता है कि कोई समस्या, कोई मुद्दा आए, उसमें बड़े बड़े अच्छे ढंग से उसे समझा दिया और बड़ी तारीफ लूट लिया कि बड़े साहब ने और यूट्यूब वाले साहब ने क्या क्या बढ़िया बताया और कैसे वो समझाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे साहब ये बिल्कुल फाड़ के रख देते हैं, इसमें भी विश्वास नहीं है। कुछ लोग अपने भाषणों पर ताली बजवाते हैं, भारतीय अवाम ताकत दल का इसमें भी विश्वास नहीं है। भारतीय अवाम ताकत दल का सिर्फ इसमें विश्वास है कि जो परिस्थितियां, जो स्थितियां, जो हालात हमारे अवाम को जकड़े हुए हैं, उसका समाधान कैसे निकाला जाए, ये चिंता रहती है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, आप विश्वास करें न करें, भारतीय अवाम ताकत दल की सिर्फ यही चिंता है कि जिन स्थितियों में आप फंसे हुए हैं, जिन हालात में फंसे हैं, जिस हालातों के दलदल में आप फंसे हैं, आपको कैसे निकाला जाए, इसका समाधान की हमेशा वो चिंता रहती है। और उस समाधान में आपकी भूमिका ज़्यादा वो कारगर है, इसीलिए आपको जो है हर वक्त जो है वो समझाने का प्रयास ये करता रहता है। तो इस फर्क को जरा कभी भी वोट के लिए नहीं, वोट तो आपका अधिकार है, उस अधिकार को मैं कैसे कह सकता हूं कि भाई मैं आपका वोट छीनूं। जरा इस फर्क को जरा समझिए। ये जो अखिलेश बोलता रहता है हम जीतने वाले हैं, बीजेपी मिटने वाले हैं, कि किस आधार पर, उसको क्या हक बनता है? जो अधिकार हमारी जनता का है, जनता के पास जो है वो मत देने का अधिकार है। अधिक से अधिक हम उसे वो निवेदन कर सकते हैं कि भाई कि यदि आपको ऐसी सेवा चाहिए तो आप हमको समर्थन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और हम आपको ऐसी सेवा देंगे। किसी भी राजनीतिक दल की सीमा यहीं तक है कि अपनी बात कहे और ये हमारी आदरणीय भारतीय अवाम पर निर्भर करता है कि उसकी बात को वो किस रूप में लेती है और फिर उसको समर्थन देती है या नहीं देती है। लेकिन अधिकार तो हमारी अवाम का है। उस अधिकार के ऊपर ये अधिकार और अहंकार ये जतलाता है, ये बेवकूफ जो है वो अखिलेश कहता है कि हम जीत रहे हैं, तुमको वोट देना है, तुमको करना है। अधिकार हमारे आदरणीय अवाम का है, लेकिन वो अहंकार बोलता है उसका, और वो अहंकार जो है विभिन्न रूपों में बोलता है। 4 से हम जीत रहे हैं, सीट रहेगी 4 से 3, 4 से 3 में वो 4 से जीत रहा। ऐसे लोग जो है हमारे पूरे देश के लिए और खासकर उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही घातक होते हैं। और हमारे जो आदरणीय भारतीय अवाम है उत्तर प्रदेश की, इनको ठीक से पहचाने अखिलेश यादव जैसे लोगों जिनमें इतना अहंकार भरा है। जो अधिकार हमारी आवाम का है, उस अधिकार के ऊपर वो ये अधिकार ये जतला रहा है कि हम जीत रहे हैं, हम आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मिट रही है। तुम कौन भाई होते हो? भाई तुम कौन होते हो? अधिकार ये जनता का है, और हम हो चाहे कोई भी हो, चाहे मोदी हो चाहे अखिलेश हो, निवेदन करने का है, अधिकार जताने का नहीं है, अहंकार दिखाने का नहीं है। तो वैसे भी ये जो समाजवादी पार्टी के लोग भी आते हैं बात करने के लिए भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से, बस वही या तो धमकी या तो ये भारतीय जनता दल कितनी बात बताता है। अवाम, हमारे जो भारतीय अवाम है, उन हालातों से कैसे उसकी समस्या का समाधान हो, कैसे उसकी तकलीफों का समाधान हो, कैसे उसके रोजमर्रा की जो दैनिक परेशानियां हैं उससे उसको निजात मिले, ये कोई बात नहीं।
और उसी की बात करता है भारतीय अवाम ताकत दल। इसकी बात वो नहीं करते। हम आ रहे हैं, जो है वो जनता जो है वो बीजेपी को हराने के लिए बैठी है, ये सब अहंकार दिखाता है। इसलिए भारतीय अवाम का फर्ज बनता है कि ऐसे अहंकारी का अहंकार चूर करिए, ताकि हमेशा हमेशा के लिए इसका घमंड जो है वो टूट जाए। और सभी का, इन्हीं का नहीं, सभी का। ये कैसे बोलता है वो अमित शाह कि हम 300 सीटें लेके आ रहे हैं। ऐसे अहंकारियों का अहंकार तोड़ने की जिम्मेदारी आदरणीय भारतीय भाई बहनों आपका है। हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं कि यदि आपको सुकून चाहिए, देश में एकता चाहिए और जिस इज्जत के आप हकदार हैं वो उस तरह की सेवा चाहिए, तो इन सारी देश विरोधी, देश की दुश्मन ताकतों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो जीएनपीसी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, सबको नष्ट में नाबूद करना होगा। और बगैर नष्ट में नाबूद किए हुए आप बीच में जो है फिर वही कि जात के आधार पर और संप्रदाय के आधार पर यदि आपका विवेक फिसल गया, आपकी विवेक आपका फिसल गया और सही निर्णय लेने में आप चूक गए, तो वो स्थिति जो है वो बदलने वाले नहीं है। इनको नष्ट में नाबूद करना है, बस एक ही फैसला है। तो दो खबरें चल रही थी। एक तो वो कोई रमेश करके है, वो कांग्रेस का बोला था, और हालांकि सब बोल रहे थे, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं कि ऐसे शब्दों का उच्चारण और या उसका वर्णन मेरे बस का नहीं है, लेकिन बहुत घिनौना। तो उसमें ये जो चोरनी है प्रियंका गांधी, इसकी गिगी बंद हो गया। और एक बहुत ही एक सुपरफिशियल, बहुत ही कृत्रिम किस्म का कि ये जघन्य अपराध है। अरे जघन्य अपराध है तो वो तुम्हारा एमएलए है और वो ऐसा बोल रहा है, तुमको क्या कहना है? तो तुमको जो है उसकी इस घिनौनी हरकत पर तुमको क्या कहना है? ये करना था तुमको। जघन्य अपराध तो क्या ही है इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ऐसे धोखेबाज हैं। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, उनको भरोसा है कि आप उनको वोट देंगे, इसीलिए वो इस तरह के वो चोरनी जो है, देखिए भारतीय जनता दल बराबर उसको चोरनी ही बोलेगा। और अभी जब हम पब्लिक में भी आएंगे तब भी हम चोरनी, क्योंकि उसने हमारे हरियाणा और राजस्थान के किसान भारतीय भाई बहनों की जमीन हड़पी है। वो हड़पी है, उसका पति ने हड़पा है, उसका भाई राहुल गांधी ने हड़पा है। तो ये सब चोर है। हमारी जमीन लिए होते तो हम जो है कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए हम माफ भी कर देते, लेकिन हमारी आवाम की जमीन वो हड़पी है। और ये कायर किस्म का जो ये प्रधानमंत्री मोदी है, इसकी सरकार है हरियाणा में, राजस्थान में भी थी, तो वो जो है हड़पी हुई जमीनों को वापस तो नहीं कराया। यही इसलिए तो देशद्रोही है, बहुत बड़ा देशद्रोही है ये मोदी महोदय कि जो हड़पी हुई जो जमीन जो माने हरियाणा और किसान के आदरणीय भारतीय भाई, हरियाणा और किसान के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की जो जमीन इन सब ने हड़पी है, तो इसके पहले सरकार थी राजस्थान में, इसी की थी, भारतीय जनता पार्टी की। और अभी भी दोबारा जो खट्टर की सरकार जो है वो हरियाणा में है। तो इतना ये बहुत राष्ट्रवादी और घूमता रहता है मंदिर, लेकिन जो जनता की जो तकलीफ है, तो वो जो है वो जो हड़पी हुई जमीन किसानों की, किसान भारतीय भाई बहनों की वापस नहीं करवाया ये मोदी जो है। इसीलिए इन समूहों को कभी जो है सम्मानजनक शब्द बोलने का न तो इनको सम्मान देने का मन भी नहीं करता है, और मैं सरेआम बोलता हूँ, और सम्मान के ये हकदार भी नहीं है। ये सम्मान जो
जो हमेशा अपनी आवाम से छल करता रहा हो, धोखा देता रहा हो और झूठ बोलता रहा हो, तो वो किसी सम्मान का हकदार बनता है। तो ये मोदी महोदय जो है वो जो है वो जमीन तो वापस कराए नहीं, अब उसमें वो निवेश करवाने की जो है वो ये सोच रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि ये सबसे बड़े गद्दार हैं ये मोदी महोदय, छल कपट। तो इस प्रियंका को चोरनी ही भारतीय जनता दल बोलेगा। अभी तो यूट्यूब के माध्यम से बोल रहा है, फिर वो सरेआम बताएगा। तो इसलिए इसको चोरनी के ही रूप में मानते हुए इसको समझिए और इसकी किसी भी बात को मैंने किसी बात को तरजीह मत दीजिए, महत्व मत दीजिए। कैसे उसी का एमएलए एक घिनौनी हरकत कर रहा है कि और कितना घिनौना वक्तव्य दिया उसका एमएलए कर्नाटक का, और ये बोल रहे हैं कि जघन्य अपराध है। अरे जघन्य अपराध तो है ही है, तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है वो बोलो ना। और दूसरा चल रहा था कि ये समाजवादी पार्टी का कोई नेता है शफीकुर रहमान वर्क। अब क्या बता इन सबों की यानी जो माइंडसेट है, दृष्टिकोण है, उसको पढ़ेंगे। ऐसे मैंने जिनकी आदतें हैं, जिनका दृष्टिकोण इतना घिनौना किस्म का है, इस तरह के तत्वों, इस तरह के तत्वों वाली, इस तरह की मानसिकता वाली ये सब जो है इसमें समाजवादी पार्टी और इन पार्टियों में है। और उसको ये अखिलेश जो है वो डिफेंड भी कर रहा था। क्या कर रहा था? पत्रकार उनको यहाँ कुरेदते हैं क्या? वो तो अच्छा करते हैं पत्रकार कि उसके मन में क्या मवाद है, यानी वो तो बाहर आती है। और वो भी जो बोला वो भी मेरे बस की बात नहीं है कि उसका मैं उच्चारण करूं उन हमारी बच्चियों के लिए। हालांकि वो पत्रकार और भी आगे पूछता रहा कि भाई आप ये जो शब्द बोल रहे हैं मैंने बेटियों के लिए, अरे भाई बेटियां बेटे के बराबर ही उनका भी हक बनता है, और वो भी उतनी इज्जत के हकदार हैं कि वो भी अपना भविष्य बनाए, वो भी अपना करियर बनाए, और करियर बनाने के बाद ही जो है उनकी शादी वगैरह हो। जो चीज आप अपने बेटे के लिए वो सोचते हैं, तो बेटा हो चाहे बेटी, सबको मैंने अपने भविष्य का और करियर वो बनाने की चिंता स्वयं रहती है, और जो माँ बाप रहते हैं उनको भी चिंता रहती है। तो पता नहीं क्या कह रहा था उन शब्दों का प्रयोग। तो मैं अपनी जो भारत की जो बेटियों के अपने भारतीय बेटियों के लिए तो मैं नहीं वो कह सकता हूँ, लेकिन इतना गिरा हुआ है। और इसके पहले भी यही अच्छा उसके समर्थन में वो भी बोल रहा था टी.एस. हसन। देश को जानना चाहिए कि यही दोनों थे, शफीकुर रहमान वर्क और टी.एस. हसन, तालिबान के समर्थन में खुशी मनाए थे। तो प्रश्न जो है शफीकुर रहमान और टी.एस. हसन का नहीं है, यही माइंडसेट जो है वो जो अखिलेश की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी उसका है। तो हमारे देश के लोग और खासकर हमारे उत्तर प्रदेश के लोग इस समाजवादी पार्टी की मानसिकता को पढ़ाएं। ऐसा नहीं कि एक बार वक्तव्य दे दिया तो हम उसके वक्तव्य, वो अनुराग भदौरिया जो कोई वक्ता था तमाम बड़ बोल रहा था कि हम उसके वक्तव्य के साथ नहीं है। अरे तो तुम उसी एमपी के साथ हो, वो एमपी तुम्हारे साथ है, तो वो तुम्हारी पार्टी में है, और तुम्हारा नाटकीय बयान कि हम उसके वक्तव्य के साथ नहीं है। जनता हमारी आदरणीय भारतीय आवाम जो है वो खूब समझती है तुम्हारे ऐसे ड्रामेबाजों को, झूठ बोलने वालों को और धोखा देने वालों को। अब इनको जवाब नहीं मिलता है ना। जिस वक्त हमारी आदरणीय भारतीय आवाम पे इनको जवाब दे दे, उनको नस्त में नाबूद कर दे, इनको जमीन पर ला दे,
तब इनकी बोलती बंद होगी, अखिलेश की भी, और उसका जो प्रवक्ता झूठ बोलता है आकर के टीवी चैनल पर, अनुराग जो अनुराग भदौरिया की भी, वो झूठ पर ही और हैंकड़ी के साथ, ऐसे हैंकड़ी बाजों की हैंकड़ी निकालने की आवश्यकता है। अब वो निकालने की जिम्मेदारी हमारी आदरणीय भारतीय आवाम की है। जिस वक्त आप इसको शून्य कर देंगे समाजवादी पार्टी को, अपने आप हैंकड़ी इनकी भी निकल जाएगी, अखिलेश की भी, और उनके जितने भी अनुराग भदौरिया जैसे चंगू मंगू हैं उनकी भी निकल जाएगी। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने आदरणीय भारतीय आवाम के कंधों पर। तो सवाल ये है कि हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, बहुएं हैं, इनको ये क्या सम्मान देंगे ये? और बात यहीं तक सीमित नहीं है। जब जो सिनेमा में आता है, फिल्म में जो नग्नता आती है, क्या कोई सभ्य आदमी उसको देख सकता है? लेकिन सिनेमा वाले सोचते हैं कि यही उनका कॉमर्स है, यही उनका बिजनेस है, यही उनका वाणिज्य है, और उनको न भारतीय संस्कृति से मतलब है, न भारतीय संस्कृति के मूल्यों से मतलब है, बस अपना माल बेचना है। ये मानसिकता रहती है बॉलीवुड के जितने भी उसका तंत्र है। मतलब कि बॉलीवुड के एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो कोई भी हो, बस उनको माल बेचना है, और वो माल नग्नता के आधार पर। और दुख इस बात का है कि हमारे समाज में ऐसी मानसिकता है कि उस नग्नता पर शर्म खाने के बजाय आंख फोड़ के लोग देखते हैं, और उनको इस मानसिकता का पता रहता है, तभी वो इसको अपना उस नग्नता का बाजार समझते हैं इसको। तो वह भी जो रमेश था, जो बोल रहा था, उसी के समानांतर ये अपराध है। उसी प्रकार ग्लैमर की दुनिया में देखिए, वहां भी वही फुहड़पन, वही वल्गरिटी, वही ऑब्सेनिटी, वही नग्नता वहां भी आपको देखने को मिलेगा। विज्ञापन इस तरह के आते हैं। विज्ञापन की मानसिकता जरा देखिए, जब तक हमारी बहू बेटियों को नग्न करके नहीं दिखाते हैं, तब तक ये इनकी मानसिकता ये कहती है तब तक इनका माल बिकेगा नहीं। ये इनकी मानसिकता है, और टेलीविजन पर तो वो चलता ही, जिसके पीछे जो है एक बहुत बड़ा उद्योग है। इस पर कोई भी वो टेलीविजन वाला, कोई भी एंकर जो कि इतनी बड़ी बुराई है, हमारे समाज को खा रही है, हमारी संस्कृति को खा रही है, हमारे भारतीय मूल्यों को खा रही है, इस पर बोलने को तैयार नहीं है। इसके संबंध में बताया गया था कि जब उसका एक अपराध हो जाता है, तो बस यही जो नाटकीय लोग हैं वो कैंडल जलाते हैं। कोई अमानुषिक अपराध हो जाएगा किसी बच्ची के साथ, तो ये कैंडल जलाएंगे। और इसके संबंध में वो बताया गया था कि किसी एपिसोड में मैंने या भारतीय जनता दल ने बताया था कि इस तरह के जो अमानुषिक, हालांकि से देखिए, इसलिए मैं अमानुषिक मैं कह रहा हूं, और उनको कहना पड़ता है कि ये रेप बलात्कार शब्द जो है, हम लोग के ज़माने में ये शब्द नहीं थे, इसलिए उनको कहने में भी हमको काफ़ी मन में पीड़ा होती है। इसलिए ये शब्द तो सरेआम बोल रहे हैं और हो भी रहा है, लेकिन मेरे लिए रेप या बलात्कार शब्द का उच्चारण ही बहुत पीड़ायुक्त है, दुख देता है हमको। तो उसके लिए जो जिन शब्दों से हम संबोधन करते हैं, अमानुषिक व्यवहार, यानी जानवर वाला, वहशी, तो जो वो वहशीपन है,
तो जब हो जाता है तब ये झूठ मूठ का नाटकी वो हो वाला। तो कुछ साल पहले किसी ने यूपी पुलिस से पूछा कि भाई इस तरह के जो बहशी वाला जो है घटनाएं जो है क्यों हो रही हैं बहु बेटियों के खिलाफ। तो यूपी पुलिस का जो दिमाग है उसी के अनुसार उसने जवाब दे दिया। कहा कि भाई जो ये फैशन है, बात सही भी है, जो फैशन है इसी कारण जो है ये अपराध होता है और फैशन का भी योगदान है बिल्कुल। तो फट से अब उसने क्यों फैशन को कह दिया, फैशन के पीछे उद्योग है, उसी उद्योग का विज्ञापन मिलता है वो टेलीविजन वालों को, यही तो बात है। हर अपराध में ये टेलीविजन वालों का और मीडिया वालों का हिस्सा रहता है। देखिए हम तो वर्णन कर रहे हैं, हमको बड़ा दुख होता है, लेकिन जब तक हमारी भारतीय अवाम जो है, भारतीय अवाम जब एक होकर के इनको नष्ट में नाबूद नहीं करेगी, इन स्थितियों से निजात आपको मिल नहीं सकती। तो खैर इसको सुनिए। तो क्या हुआ कि बस पैनल बैठ गया चर्चा में। तो उसमें यूपी पुलिस का भी एक वो प्रवक्ता था, कुछ और भी पत्रकार थे। तो और इसमें एक वो रंजना कुमारी थी और एक और कोई बोलने वाली थी, पता नहीं है, और भी थी, और एक सिनेमा जगत से थी। सिनेमा जगत को ये सब यही टेलीविजन वाले, भारतीय जनता पार्टी दल बराबर का है कि टेलीविजन का ये जो मीडिया जगत है ये हमारे देश के लिए, यानी देश को सेवा करने के नाम पर बहुत ही देश विरोधी और देश का गद्दार है। ये बहुत बड़ा गद्दार है। अब जब भी वक्त आएगा तो इनको आईना दिखाना कि ये कितने बड़े गद्दार हैं ये बताया जाएगा। अरे हमारी भारतीय आवाम जो है चारी ओर से जो है बिल्कुल यानी असुरक्षित है, हम क्या बताएं। तो उस टीवी परिचर्चा में सभी बोल रहे थे। तो अंत में एक पत्रकार पूछा जो कि उस पैनल में था, एक महिला से कि मैडम जरा ये बताइए कि आप लोग दफ्तरों में इतना सज धज के क्यों जाती हैं? न तो वहाँ कोई फिल्म की शूटिंग है, न तो कोई वहाँ पर मॉडलिंग की बात है। अरे वो तो दफ्तर है। तो इतना सज धज करके आप लोग जाते इसलिए कि उसका भी दुरुपयोग होता है। सादगी में रहिए लेकिन पूरा सज धज करके क्या बताएं। उन शब्दों को कहना जो है भी मेरे लिए जो है बहुत मुश्किल और जो है वो कष्टदायक होता है। तो वो सवाल किया कि मैडम आप लोग दफ्तरों में इतना सज धज करके वो भी फैशन के साथ, फैशन के कपड़ों के साथ क्यों जाती हैं? वो महिला बड़ी बेहयाई से उत्तर दिया कि अरे पुरुषों को आकर्षित करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये देखिए यानी मानसिकता, वो भी धृष्टतापूर्वक कि पुरुषों को आकर्षित करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो कोई उस पैनल पर नहीं बोल रहा है कि मैडम आपको सिर्फ एक ही पुरुष को आकर्षित करने का अधिकार है और वो आपके पति महोदय हैं। कोई नहीं बोल रहा है। कोई यह भी नहीं बोल रहा है कि जो अपने पति के अलावा, पति के अतिरिक्त जो सबको आकर्षित करता है, करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए एक शब्द बना हुआ है। शायद उस शब्द का उच्चारण किया जाए तो आप वो खफा हो जाएंगे। यह कोई नहीं बोल रहा है। और उसी में एक बहुत फेमिनिस्ट बने, बहुत महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत दम भरती रहती है, वो रंजना कुमारी भी बैठी थी, वो भी बैठी थी। तो समस्या जो है ऐसे लोगों से है। तो उसी प्रकार फैशन का उद्योग,
फैशन फैशन क्या कर रहा है? फैशन क्या कर रहा है? जरूरत है कि हमारे बहू बेटियों की कपड़े ऐसे हों कि उनके तन को ढके। फैशन ठीक इसको उल्टा करता है। तन ढकने के बजाय वो तन प्रदर्शन, अंग प्रदर्शन पर वो केंद्रित होता है। बताइए, ढक करके हमको इज्जत बचानी है, जरूरत इस बात की है, और ठीक उसको उल्टा करता है वो। इसके विषय में वो इसके विषय में भारतीय आवाम ताकत दल या मैं इसी तरह के किसी एपिसोड में बताया था, और उसको इसमें बताना फिर से जरूरी मैं मानता हूं कि हम ट्रेन में आ रहे थे और कोई शायद यूपी पुलिस में काम करने वाला एक साधारण सिपाही थे, कांस्टेबल थे, अपने परिवार के साथ जा रहे थे। इसी विषय पर देखिए, अच्छी बातें जो साधारण लोग होते हैं, कोई साधारण सा सिपाही हो, साधारण सा कर्मचारी हो, साधारण सा हमारे मजदूर भारतीय भाई बहन हो, कोई गृहिणी हो, छोटी माने गृहिणी हो, छोटी बहू हो, ये लोग भी बहुत ज्ञान की बातें, बहुत मतलब की बातें, बहुत माने कल्याणकारी और उपयोगी बातें भी बताते हैं लोग। तो ज्ञान जो है कहीं से भी लेने की आवश्यकता है। तो हमको वो चीज़ बहुत काफ़ी वो प्रभावशाली लगी, और इसलिए मैं बार बार उसका उदाहरण जो है करना मैं जरूरी समझता हूँ। तो उन्होंने ये कहा, जो कांस्टेबल थे इसके यूपी पुलिस के, उन्होंने कहा कि देखिए सर, हम किसी चीज को क्यों ढकते हैं, क्यों छिपा के रखते हैं, क्यों उसको ढक करके जो है वो सबकी नजरों से बचाते हैं? क्योंकि हमारी वो कीमती चीज है, उसको कोई चुरा न ले, कोई उसको चुरा न ले। तो जैसे हमारा रुपया पैसा है, गहना है, इसको हम वो छिपाते हैं कपड़ों में या जैसे ढक करके। हमारे घर की जो बहू बेटियां हैं वो भी हमारी बहुत बड़ा कीमती चीज होती हैं, तो उनको भी जो है हम लोग ढकते हैं। लेकिन इन दोनों में फर्क है। फर्क ये है कि गहना है, रुपया पैसा है, जो कि बहुत वो भी कीमती रहता है। यदि उसको यदि चोर चुरा ले गए, मतलब कि एक बार वो चला गया, तो फिर से हम मेहनत करके, परिश्रम करके, मेहनत मजदूरी करके फिर जो रुपया पैसा गहना है फिर अर्जित हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा जो धन है, हमारी बहू बेटियों की इज्जत वाला जो धन है, यदि एक बार चला गया तो फिर वो वापस नहीं आ सकता। कितनी मार्मिक बात उन्होंने कहा। लेकिन ये जरा सोचिए, ये फैशन उद्योग, ये आपका बॉलीवुड वाले, ये टेलीविजन, ये ग्लैमर का उद्योग, सब मिलकर के हमारे उसी धन को, हमारे बहू बेटियों की इज्जत को लूटने में हमेशा वो लगे हुए हैं। और ये मुद्दा नहीं बनता है, ये सबसे बड़ा अपराध है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो टेलीविजन वाले हैं, मीडिया वाले, देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, सबसे बड़े देश के दुश्मन हैं। तो लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम, इसका समाधान आपके हाथ में है। आप विवेकशील होइए कि ये जो ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, इनके मन में कभी भी नारी के प्रति सम्मान नहीं होता। वो मन में बैठा रहता है, वो कलुषित भावना एक मवाद के रूप में बैठा रहता है।
और भिन्न भिन्न मौकों पर जो है वो निकलता रहता है। तो लेकिन हम फिर वही व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते कि मैंने जातिवाद में हम अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखते हैं कि हमारी जात क्या है। संप्रदायवाद में या सांप्रदायिकता में हम अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखते हैं कि हमारे संप्रदाय का है। हम हिंदू हैं तो ये भी हिंदू है, हम ठाकुर हैं तो ये भी ठाकुर है, इसलिए उसको वोट देना है। फिर भाषा, बंगाली को, पंजाबी को, भाषा का, तो इस तरह के जो स्वार्थ और भाषा के आधार पर वो जो गद्दार था जवाहरलाल नेहरू, वो प्रांत बनवा था। जितने बंगाली लोग बंगाल हो गया, तमिल बोलने वाले तमिलनाडु हो गया है, और जो है मराठी बोलने वाले वो महाराष्ट्र हो गया। सब देश को तोड़ने वाले ने, देश के तोड़ने वालों ने कोई कसर नहीं तोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज वो जिम्मेदारी हमारे आपके ऊपर है। बताइए कि हमारे महापुरुषों ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इतने बड़े देशभक्त, राष्ट्रभक्त, इतने बड़े विद्वान, और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इन लोगों ने मिलकर अथक परिश्रम करके एक भारतीय जो है वो भारत का संविधान बनाया। हमारे आपके हाथ में मताधिकार का, राइट टू वोट या फ्रेंचाइज का एक अमोघ अस्त्र दिया, और ये भी सिखाया कि भाई हमारा वजूद है, हम भारतीय हैं। ये तीनों चीजें आज बेकार हो रही हैं। हम अब जो है बाबा साहब का हो या संविधान का आदेश जो है वो माने को तैयार नहीं है। हम हिंदू हैं, इनको कड़ा जवाब मिलना चाहिए। इतना आप विश्वास रखिए कि भारतीय जनता दल को जब आप सभी आदरणीय भारतीय आवाम आशीर्वाद देगी, सत्ता को उपकरण देगी, तो सारी जो बीमारी है ना, कि जो कहते हैं कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो मुस्लिम हैं, उनके हैंकड़ी वो निकाल देगी। जिनको भी हिंदू बन के रहना है, जिसको मुस्लिम बन के रहना है, उसको भारतीय जनता दल यानी इस देश के बाहर वो देश के बाहर खदेड़ देगा। इस देश में वही रहेगा जो कि अपने को भारतीय मानेगा। ये भारतीय जनता दल वो सिखा के रहेगा, भारतीय बन के रहो और भारतीय की तरह व्यवहार करो। कोई जाति नहीं है, न ठाकुर, न ब्राह्मण, न यादव, कुछ नहीं, सिर्फ भारतीय। तो इन महापुरुषों ने संविधान बनाया, व्यवस्था दी, हमारे आपके हाथ में एक अमोघ अस्त्र, मताधिकार दिया। अब वो अमोघ अस्त्र को आप जो है व्यक्तिगत स्वार्थ में साध रहे हैं कि हमारी जात का है तो हम यानी वोट इसी को देंगे, हमारे संप्रदाय का है तो वोट हम इसी को देंगे। उसने हमको पैसा खिलाया हुआ है, वो कुछ जो है वो धंधेबाजी, और वो जो है वो हिंदू सनातन को की रक्षा करनी है तो मोदी को लाना। अरे कैसा है भाई, हिंदू सनातन हो, ये भारतीय जनता दल ने बराबर बताया है कि हिंदू सनातन एक बहुत महान परंपरा है, बहुत पुरातन परंपरा है। उसके धरोहर मोदी जी नहीं है। मोदी जी तो उसको भुनाते हैं, किस तरह से भुनाते हैं देख लीजिए। और उसी तरह से भुनाने वाले और भी इस तरह के दुकानदार लग गए हैं। जैसे वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वो भी कहता है कि हम भी हिंदू सनातन को मजबूत करने आए। सब हिंदू सनातन के शत्रु हैं, वो इस देश के शत्रु हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग उसके शत्रु हैं। लेकिन श्रीमती राज का उसका मुकाबला जब ये करते हैं, देखिए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का जब मुकाबला मैंने देखा कहीं, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कुछ धर्मगुरु या मौलवी वगैरह जो है, इसे जो गद्दार किस्म का है ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, उसका मुकाबला इस रूप में नहीं करते हैं कि वो राष्ट्र के लिए खतरनाक है। फिर अपना वो इस्लाम वाली गाथा वो बोलने लगते हैं।
ये सब इसलिए है कि भारतीयता के एहसास की बहुत बड़ी कमी है। इसको जवाब दिया जाना चाहिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कि यह देश का गद्दार है। ये जो 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 इस्लाम ऐसे महान पंथ पर आक्रमण जो करता है, तो उस आक्रमण से इस्लाम पंथ का कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन उसके आधार पर नफरत जो फैलाता है, ये उसका राष्ट्रीय अपराध है। तो इस रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन अब तक हमने जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज के जो धर्मगुरु या मौलवी किस्म के हैं, वो भी पांथिक रूप में जवाब देते हैं। वो इस्लाम को सामने रख करके जवाब देते हैं। ये बहुत ही गलत है। इस्लाम पंथ का कोई भी कहे जो है कुछ भी न तो बिगड़ने वाला है न तो कुछ होने वाला है, लेकिन इसी बात से सावधान रहना चाहिए कि नफरत जो है वो न फैले। नफरत जो फैलाने वालों को अब पूरी आवाम की जिम्मेदारी बनती है, उसका दायित्व बनता है, उनकी पहचान करे, उनकी हरकतों को कुचले, उनको रोके, इसकी आवश्यकता है। तो हिंदू सनातन के ये प्रवर्तक, रक्षक, मसीहा जो दम भरते हैं, ये हो नहीं सकते। ये देश के दुश्मन है। पुष्पेंद्र कुलशेख जैसे लोग देश के दुश्मन है, और अकेला थोड़ी है। पुष्पेंद्र कुलशेख का ही तो ये जोड़ीदार है असदुद्दीन ओवैसी। कोई कह रहा था कि जिस वक्त बीजेपी चली जाएगी तो न तो वो असदुद्दीन ओवैसी देखेगा, और न तो जो है ये न तो पुष्पेंद्र कुलशेख दिखेगा। तो इसको आप लोग समझ जाइए। ये बीजेपी के आने के बाद ये कहां से ये भूमिगत था, अंडरग्राउंड था ये असदुद्दीन ओवैसी, ये भी सामने आ गया। और उसके साथ साथ जो है उसके साथ साथ पुष्पेंद्र कुलशेख भी आ गया। ये सारे तत्व जो है अवसरवादी होना तो मेरा कहीं छोटा अपराध है, देश के शत्रु हैं सर। कैसे असदुद्दीन ओवैसी को कैसे बताया जाए कि वो वकालत उसने पढ़ा है, संविधान की बात करता है, संविधान का प्रस्तावना ही कहता है कि हम भारत के लोग, किस आधार पर वो बोलता है कि मुसलमान। अरे जागरूकता नहीं है असदुद्दीन महोदय, नहीं तो ये देश आपको लात मार करके जो है वो भगा देता, और आपको वहीं भगाता जिसकी चाहत आपके दिमाग में है। तालिबान के समर्थक आप है ना, आपको वहीं छोड़ देता तालिबान की, और वो तालिबान आपकी बहुत अच्छे से जो है वो खिदमत भी कर देता हो। लेकिन नहीं, अब इसी वातावरण में गद्दार पुष्पेंद्र कुलशेख पल रहा है। इसी वातावरण में तो ये भी पल रहा है, असदुद्दीन ओवैसी भी पल रहा है इसमें। इसी वातावरण में जो रमेश है, कितनी घिनौनी बात बोल के जी रहा, पल रहा, उसके धंधे चल रहे हैं। और इसी वातावरण में समाजवादी भी पल रही है, और उसके जो है शफीकुर रहमान वर्ग और टीएस हसन जैसे लोग भी पल रहे हैं। तो ऐसे वातावरण का अंत करना है, ऐसे नहीं। और वो अंत करने की जिम्मेदारी और ताकत हमारी आदरणीय भारतीय आवाम में है। और इसीलिए भारतीय एकता कितनी जरूरी है अपने मुल्क के लिए। और ये सब एहसास करा ही नहीं कि भाई हमारा राष्ट्र जो है ये भारत के संविधान के अनुसार इसको चलता है। भारत के संविधान के अनुसार जो है ये हमारा संविधान जो अपना देश जो है माने उसी के द्वारा नियंत्रित भी है, संचालित भी है, आदेशित भी है और निर्देशित भी है। अंग्रेजी में कहा जाएगा उसी के द्वारा जो कंडक्टेड, कंट्रोल्ड, मैंडेटेड
एंड डायरेक्टेड। तो यह है, तो इसीलिए हमारा देश क्या है, भारत गणराज्य, भारतीय गणतंत्र, इंडियन रिपब्लिक, ये वास्तविकता है। सभी लोग जान लें, ये वास्तविकता के बावजूद भी मोहन भागवत आरएसएस का बोलता है हिंदू राष्ट्र। ऐसे लोगों को शिकस्त देने की आवश्यकता है। वो शिकस्त आप कब देंगे, जब आप एक होंगे। एक होंगे तो आप जो है मोहन भागवत को भी शिकस्त देंगे, जो ये पुष्पेंद्र कुलशेष गद्दार जैसे है उसको भी शिकस्त देंगे, जो गद्दारी करता है ये असदुद्दीन ओवैसी उसको भी शिकस्त देंगे, और जीएनपीसी को भी इस भारत की पांव धरती से भी वो अब समाप्त करेंगे। इस बीजेपी को भी अब समाप्त करेंगे। तभी आपको चैन मिल सकता है, इस देश को चैन मिल सकता है। तो अपनी आवाम को भी जो है वो चैन देना है, उसको सुख देना है, उसके यानी सारी समस्याओं से सारी समस्याओं जो इसमें, और सारी समस्याएं इन्हीं देश विरोधी समाज विरोधी ताकतों के ही द्वारा जो कि राजनीतिक दलों के बेस में है, उन्हीं के द्वारा है। तो उससे भी निजात आपको पानी है। अपने देश को भी जो है वो महफूज रखना है, इसको आगे बढ़ाना है। तो इन सारी जो देश विरोधी ताकतें हैं, जिनकी पहचान हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने पहले कर ली है कि ये हमारे देश के काले अंग्रेज हैं। तो इन काले अंग्रेजों को सफाया करना है, इनको जड़ से समाप्त करना है ईवीएम मशीन पर, और भारतीयता के आधार पर एक होकर के। और इसके अलावा इसीलिए कहा जा रहा है कि हमारा देश जो है अब ये भारत राष्ट्र है। भारत राष्ट्र है तो ये भारत के संविधान के अनुसार वही नियंत्रित है और चलता है। तो हमारी जितनी भी गतिविधि, हमारी जो पहचान है इसी राष्ट्र के अनुसार है। यदि हमारा राष्ट्र भारतवर्ष है तो हम भारतीय हैं। ये सबको जो है वो बताने की आवश्यकता है। देखिए, इस संबंध में इसलिए बताना जरूरी है कि कल जो बात चली थी कि वो माने जो शादी की उम्र जो है 18 से 21 की गई, वो ठीक है भाई, हमारी बेटियों को भी पूरा अधिकार है, और हम सभी का फर्ज बनता है कि वो अपने जीवन को, अपने करियर को बेहतर करें, मौके दें हम। वो सभी को रहमान वर्ग जैसे दुष्टों को की गुलाम वो थोड़ी बने, जो कि वो बोल रहा था। और इतना बुढ़ा हो गया उसको तमीज तक नहीं है कि वो यानी किन शब्दों को बोल रहा है, वो शर्म नहीं आती उसको। और उसको पालने वाले अखिलेश महोदय। तो खैर, मैंने इन पार्टियों का वर्णन करने के बजाय हमारे लोग इन सबको नष्ट में नबूद करें, जीरो करें, जड़ से उखाड़ें, तभी आपको सुकून, राहत, सेवा, सम्मान मिल सकता है भारतीयता के आधार पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।